रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वो क्लिप है जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल की गई और कहा गया कि उनको ये बताने की कोशिश की गई, उनका मजाक उड़ाते हुए, कि उनको रेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इस क्लिप के बारे में हम ज्यादा जानकारी आपको आगे बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ ही देखिए, ये केंद्रीय मंत्री का एक ट्वीट है जो प्रधानमंत्री की तारीफ में वो करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है और वो कोविड से यानी कोरोना वायरस महामारी से निपटने वाले सबसे सशक्त नेताओं में हैं जो इस दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम एक और संदेश सुना जिसमें उन्होंने कहा कि वो किस तरह से एक भारी भरकम पैकेज लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का कई बार इस्तेमाल किया और कहा कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि बीमार कितने लोग हैं, इस पर इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हम कितने आत्मनिर्भर थे, और हमने रेड और ग्रीन जोन की जो बात सोशल मीडिया पर की गई राहुल गांधी के बयान के जरिए उसकी बात, और जो इनका ट्वीट था केंद्रीय मंत्री का, पीयूष गोयल का, उसको जोड़ते हुए, उसको जाहिर तौर पर चर्चा में लाते हुए हमारी एक और पड़ताल है जो हमने की थी ये जानने के लिए कि क्या जो लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार जो तरीका अपना रही है उस तरीके में वो कितनी पुख्ता जमीन पर खड़ी है। मेरे दो साथियों मृदुलाचारी और नितिन सेठी ने एक बार फिर से पड़ताल की है और कोशिश की है ये पता करने की कि क्या जो सरकार डाटा जो उसके पास थे, जिस तरह से वो इकट्ठा कर रही थी डाटा, उसमें कितनी विश्वसनीयता थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि मृदुला और नितिन ने जो रिसर्च की है और जो रिपोर्ट तैयार की है उसे आप आर्टिकल 14 वेबसाइट में अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, और अन्य भाषाओं में भी अलग अलग वेबसाइट्स पर इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे कि आप इसे कहां पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल जो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव को फॉलो कर सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का जो डेटाबेस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बनाया, वो हमारी इस रिपोर्ट में पता चल रहा है कि वो डेटाबेस ही त्रुटिपूर्ण था, अविश्वसनीय था, वो एक फॉल्टी डेटाबेस था। लेकिन इसी के आधार पर मरीजों की संख्या को पता लगाया जा रहा था, इसी के आधार पर ये पता किया जा रहा था, ये फैसले लिए जा रहे थे कि ये रेड जोन है और ये ग्रीन जोन है। यानी जो रेड जोन है और ग्रीन जोन है उसको तय करने का जो आधार था वही फॉल्टी था। हमारी ये रिपोर्ट साफ तौर पर इस बात की को सामने लाती है। नितिन, आप लोगों ने जो पड़ताल की है, मैं ये समझना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां आपको लगा कि आईसीएमआर को भी लगने लगा कि ये डेटा जो है ये इसका जो त्रुटिपूर्ण होना एक सीमा को पार कर रहा है और अब इसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। क्या ऐसी चीजें निकल कर आती हैं पड़ताल? धन्यवाद हितेश। हमें एक कम्युनिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजा था 29 अप्रैल को, वो हमारे हाथ लगा। उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आईसीएमआर स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही थी कि 2 मई तक आप हमारा डेटाबेस जिसमें हम लिखते हैं कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं, कहाँ के हैं, किस तारीख पे क्या उनकी टेस्टिंग हुई, इन सबकी जांच पड़ताल करिए नए सिरे से, एकदम स्क्रैच से, और चेक करिए कि ये सही रिकॉर्ड है कि नहीं है। मैं दूसरा एक आपको साथ में दिखाता हूं। ये टेबल इस प्रेजेंटेशन में था जो आईसीएमआर ने स्टेट्स को भेजा था, और ये दर्शाता था कि आईसीएमआर का जो डेटाबेस है, जैसे महाराष्ट्र के केस में 29 अप्रैल को 10,996 लोग दिखा रहा था जो कोविड पॉजिटिव है, पर आईसीएमआर ने पाया था कि करीबन 1600 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिनका वो पक्का नहीं है कि वो केसेस सच है कि नहीं, कि ये डुप्लीकेट है या घोस्ट एंट्री जिसे कहते हैं, घोस्ट एंट्री है, ये सच में लोग एग्जिस्ट करते हैं कि गलती से रिकॉर्ड ऐसे बन गए हैं। और आईसीएमआर ने बोला कि जल्द से जल्द इनको चेक करके 2 मई तक आप ठीक करके हमें बताएं कि ये लोग हैं कि नहीं। वो पूरी तौर पे करीबन 5200 रिकॉर्ड ऐसे थे जिसमें आईसीएमआर को पता नहीं था कि ये रिकॉर्ड सच में पक्के हैं कि लोग भी नहीं हैं।
सारे 33,000 के 33,000 रिकॉर्ड जो आईसीएमआर बोलता था कि हमारे पास हैं, उन लोगों के जो कोविड पॉजिटिव है, उसका नए सिरे से एक बार चेक करने को सारे स्टेट्स को उस समय पे बोला गया। मैं इसमें यहाँ दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि नितिन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आईसीएमआर का डेटा और एक दूसरे डेटा का वो जिक्र कर रहे हैं जो राज्यों के पास अपना डेटा था, वो दूसरा डेटा जो आ रहा था वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की ही एक बाजू है, उसी का एक आर्म है, उसके जरिए इकट्ठा किया जा रहा था। और राज्य जो है, नितिन मैं गलत नहीं हूं तो उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे आईसीएमआर के डेटा के बजाय। जी, एनसीडीसी का जो आपने डेटाबेस बोला, ये राज्य सरकारें अपना डेटाबेस मानती हैं और इसी में सब कुछ चेक करती हैं, इसी के बलबूते पे अपने डिसीजन लेती हैं। आईसीएमआर जो है वो अलग एक डेटाबेस अपना बना रहा था कोविड-19 का, जिसपे केंद्र सरकार निर्भर कर रही थी। तो मृदुला, मैं समझना चाहता हूं कि ये जो अंतर दोनों में दिखाई दे रहा था, ये अंतर के पीछे क्या वजह थी? क्या आईसीएमआर ऐसा कौन सा तरीका अपना रहा था और एनसीडीसी ऐसा कौन सा तरीका अपना रहा था, या दोनों के एक्सपर्टाइज की अंतर थी, दोनों के पास रिसोर्सेस का अंतर था? इतना अंतर बड़ा कैसे दोनों दोनों डेटाज में दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग राज्यों के डेटा जब हम देखते हैं? आईसीएमआर और एनसीडीसी का जो मेन जो काम है उनमें काफी फर्क है। तो जनवरी तक ये नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, जो एनसीडीसी बुलाया जाता है, वही अलग अलग संक्रमण का सर्वेलेंस करती थी। एनसीडीसी का एक प्रोग्राम है, ये इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, आईडीएसपी नाम करके, जो ये संक्रमण डिजीज का डेटाबेस रखती है। आईडीएसपी के कर्मचारी है, गांव से लेके शहर तक, जिला में है, राज्य तक है, अलग अलग यूनिट है उनके कर्मचारी, और ये डिजीज का डेटाबेस अपडेट रखते हैं शायद 14-15 साल से। जब कोई भी नई संक्रमण आती है राज्य में, राज्य सरकार इसी डेटाबेस पे निर्भर रहते हैं। लेकिन जब कोरोना आया इंडिया में, तो सरकार ने आईसीएमआर को ये निर्देश दिया कि आप ही डेटाबेस रखने लगो। और ये आईसीएमआर का जो डेटाबेस है, ये ग्राउंड लेवल का डेटाबेस नहीं है। वो लैब्स में जो टेस्टिंग हो रहा है कोरोना की, कोविड-19 की, उसी से आईसीएमआर डेटाबेस बना रखी है जनवरी से लेके आज तक। लेकिन ये जो लैब का जो डेटा है, ये ग्राउंड लेवल स्टाफ जो है वो लैब में कुछ भी एंट्री कर रहे हैं, अलग अलग पता डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं कर रहे, और आईसीएमआर का ऐसा कोई स्टाफ नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है जो इसको ग्राउंड ट्रूथिंग कर सकते, जो दिखा सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डेटा सही है कि नहीं, ये व्यक्ति है कि नहीं। तो आईसीएमआर का डेटाबेस में कई सारे डुप्लीकेट भी आए हैं, नहीं तो लोग हैं जिनका पता ही नहीं है, तो लोग राज्य को पता ही नहीं है कि मरीज है कहाँ, उनके स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, क्या पता। बिल्कुल ठीक बात है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। पूरा कीजिए। और ये काफी ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ, उस वक्त कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे बहुत ही ज्यादा भाव दी थी कि अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो सकते तो सुपर स्प्रेडर भी कम होंगे, नहीं तो उसका ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो हम बुलाते हैं, वो रोक दिया जा सकता है अगर लोगों का कॉन्टेक्ट को चेक करके, टेस्ट करके ये उनको क्वारंटीन में रख पाते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ। मृदुला, जो आपकी बात है, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अब वो राहुल गांधी का पूरा बयान दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया था, वो सिर्फ 6 सेकंड का बयान ट्वीट किया था, जबकि राहुल गांधी का बयान जो वो रिफ्लेक्शन है न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स क्या सोच रहे थे इस बात का। वो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो रेड जोन है वो ग्रीन जोन है, जो ग्रीन जोन है वो रेड जोन है। शायद कहीं ना कहीं से पहले इस बयान को सुनते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा एक नई बात इससे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है।
और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रही है, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस बयान को सुनने के बाद नितिन, क्या हम कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है अपने नेताओं को बताने लगे थे इस समय तक आते आते, अब बताने लगे थे मई के महीने में कि हम जिन इलाकों को लॉक कर रहे हैं वो इलाके जो है वो रेड जोन नहीं भी हो सकते, और जिन इलाकों को अनलॉक कर रहे हैं वो हो सकता है रेड जोन हो। क्या इस तरह की बात आपको भी दस्तावेजों से नजर आती है? बिल्कुल हितेश, अगर आप दस्तावेज जो हमारे पास थे, हम आर्टिकल 14 पे पढ़े हैं और जगह भाषाओं में पढ़े, तो देखेंगे कि मई 1 तारीख को सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक नया एक तरीके से रूल लाइक की, वही बताएगी कि रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कहाँ कहाँ लगेंगे। रेड जोन में जैसे आपने समझाया कि रेड जोन में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कड़ा होगा और ग्रीन जोन में ना के बराबर रहेगा। लेकिन रेड जोन का जो ये डेटा था कि रेड जोन कहाँ पे संक्रमण ज्यादा है, ये आईसीएमआर के ऐसे फॉल्टी या प्रॉब्लमेटिक डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेके बन रहा था। ऐसे हमारे सामने एविडेंस आया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां पे 1 केस या 2 केस ही है उनको आपने रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है, और जहां पे ज्यादा केस है वहां पे शायद नहीं हुआ है। किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए टेस्टिंग ही नहीं हुई, तो आदमी नहीं मिला कोई कोविड पॉजिटिव, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे संक्रमण है नहीं। तो ये बहुत त्रुटियां थी मेथड में भी, और ये डेटाबेस में भी बहुत गड़बड़ थी। लोग कई राज्यों से हमने बात करी, वाजिब है कि बहुत सरकारी अफसरों ने वो खुले में आके बात नहीं करी, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमें एविडेंस दिखाया और हमसे समझाया कि क्या हुआ है। उसमें दिख रहा था कि एक राज्य के पेशेंट जो है दूसरे राज्य के डेटाबेस में रजिस्टर हुए हुए हैं, इधर के उधर हुए हुए हैं। कुछ जैसे मिथिला समझा रही थी, क्योंकि आईसीएमआर लेबोरेटरी से सीधा रिकॉर्ड लेता था, वो चेक नहीं करता था कि ये सच में जो एड्रेस पते दिए हैं, नंबर दिए हैं, ये सही है कि नहीं। अगर ग्राउंड पे स्टाफ ने, जो फील्ड स्टाफ है, उसने गलत एड्रेस लिख दिया है, कहीं बॉम्बे की जगह पुणे लिख दिया, मान लीजिए दिल्ली की जगह गुड़गांव लिख दिया, तो वो चेक नहीं हो रहा था, क्योंकि आईसीएमआर स्टेट गवर्नमेंट्स पे विश्वास नहीं कर रही थी उसको चेक कराने के लिए। जो हमें अप्रैल 29 की चिट्ठी से दिखता है कि फिर आखिर में आईसीएमआर को स्टेट्स पे वापस जाना पड़ा और बोला कि सारे के सारे 33,000 से ऊपर जो रिकॉर्ड है, अब इनको सबको वेरीफाई करके हमें बताइए कि ये ठीक है कि नहीं है। मैं 1-2 बातें जो आपने कही वो पढ़ के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक अफसर जिससे आपने बात की, आपने अपनी स्टोरी में जिक्र किया है कि the ICMR database has duplicate names, wrong and vague phone numbers and address details. ICMR took the data directly from the labs and did not require us to ground truth it. ये कहा जा रहा है राज्य के अधिकारी की ओर से। जी, ये एक राज्य के अधिकारी हैं जो इस डेटाबेस को रोज अपने डेटाबेस को देख रहे थे, और आईसीएमआर से भी ये सब डेटा आ रहा था। और मैं ये भी इतना जोड़ना चाहूंगा हितेश कि आईसीएमआर इससे पहले भी कोशिश कर चुका था ये डेटाबेस को अपने ठीक करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और 29 तारीख को तो जाके आईसीएमआर ने बोला कि अब तो सिर्फ हमारा डेटाबेस ही देश में चलेगा, इसी पे निर्भर करके केंद्रीय सरकार सारे अपने डिसीजन लेगी, और कोई स्टेट का, राज्य का इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको ठीक करना अनिवार्य है। हाँ, तो मृदुला, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस वक्त की, जैसे आप मुंबई में हैं, मुंबई महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है, और दिल्ली में जहां हम रहते हैं वहां पर भी काफी जबरदस्त कोरोना का संक्रमण है और उसकी लड़ाई चल रही है। तो इस वक्त तमाम नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तरीका अभी तक सरकार जो है अभी तक इसी तरीके पर टिकी हुई है, आपकी रिपोर्ट के से क्या लग रहा है कि कितना मुश्किल हो सकती है लड़ाई आने वाले वक्त में? कुछ और आप इस पर लाइट रोशनी डाल सकती हैं कि और क्या क्या दिक्कतें फैसला जैसा लेते वक्त आपने कहा हो रही है, और क्या बढ़ सकती है? आज तक केंद्र सरकार ने मान नहीं लिया कि ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, जिससे जहाँ पे आप ये
संक्रमण का सोर्स नहीं देख पाएंगे, नहीं ट्रेस, क्योंकि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है तो आपको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ ये संक्रमण आई है। आज तक केंद्र सरकार ने ये नहीं मान लिया है, लेकिन 2-3 दिन पहले शायद गए हफ्ते में महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने ये मान लिया आखिर कि महाराष्ट्र में कुछ क्लस्टर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। आज तक जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आईसीएमआर ने जो बताए हैं राज्यों को कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे कंटेनमेंट गाइडलाइंस जो भी है, आज तक ये सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे ही निर्भर हुई है कि अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा तो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लेके, एक व्यक्ति के जो भी 5 कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस करेंगे, उनका टेस्ट कराएंगे, फिर इस तरह से चेन ऑफ इन्फेक्शन बंद होगा। लेकिन ये नहीं हुआ। आईसीएमआर का डेटाबेस तो फॉल्टी था, बहुत ही कई सारे प्रॉब्लम थे उसमें। हम उस स्टेप से काफी आगे गए हैं। अगर आप एक्चुअली जो भी मुंबई की परिस्थिति देखे, दिल्ली की परिस्थिति देखे, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं और जनता से राय मांग रहे हैं कि क्या मैं लॉकडाउन खोलूं या ना खोलूं। अब ये कोई चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जनता से घोषणा पत्र बनाने के लिए आप डिमांड मांग रहे हैं कि जनता को क्या चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी से हम लड़ रहे हैं। नितिन, आप कुछ बातें जो इस रिपोर्ट की और हैं दर्शकों के सामने वो डाल सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के प्रसारित होने के बाद, इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ये सवाल जरूर कहे जाएंगे कि ये फर्जी रिपोर्ट्स हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते रहते हैं सरकार इतने अच्छी तरीके से लड़ रही है, जब अमेरिका की इतनी बुरी हालत है हम अभी 1 लाख के आंकड़े से भी नीचे हैं। ये बातें कही जाएंगी। तो क्या मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं तो आपके पास इनका जवाब है कि आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं और 1 लाख का आंकड़ा जो सरकार कह रही है कि उससे कम ही अभी उनके पास पेशेंट्स हैं, तो क्या सरकार की कामयाबी नहीं है ये? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार की कोई कामयाबी है अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने की। और इसके 2-3 कारण हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके दस्तावेज वगैरह हमारे पास है। लॉकडाउन लगाने का एक ही कारण था शुरू में, जबकि आईसीएमआर के विशेषज्ञ सबने मना किया था। सरकार ने लगाया ये बोल के कि इससे हम थोड़ा समय खरीद रहे हैं, इस समय खरीद के हम तब तक वो सारी तैयारियां कर लेंगे जिससे कोरोना वायरस सच में लंबे दौर तक रुक सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि जो आईसीएमआर ने बोला कि अब घर से घर जाएं, हर घर में देखें कौन लोग कोरोना वायरस के सिम्टम दिखा रहे हैं, जैसे खांसी, बुखार वगैरह, उनको टेस्ट करने से पहले ही आप क्वारंटाइन कर दें क्योंकि वो बाकियों लोगों में फैला देंगे। तो सरकार ने वो आज तक नहीं किया है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया जो आईसीएमआर ने बोला था, उस बेसिस पे नहीं उठाने का सोचा ना लगाने का सोचा। सरकार ने अपने किसी धड़ेले से एक फॉर्मूला बनाया, जो फॉर्मूला ना स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया ना हमें बताया कि कैसे चलता है, और ये लॉकडाउन को हटाने का एक तरीका मई 1 को दिखा दिया। अब मान लीजिए आईसीएमआर कोई बोल सकता है कि विशेषज्ञ तो ऐसी हवा में बात करते हैं, वो सच्चाई देश की नहीं जानते। तो सरकार ने जो भी लगाया फॉर्मूला, उसको आप फेस वैल्यू पे मान लीजिए। सच ये कि वो फॉर्मूला चलाने के लिए जो डेटा है वो भी हमने अब पा लिया है कि आईसीएमआर का उसमें बहुत त्रुटियां हैं, और त्रुटियां ऐसी हैं कि हमें दिखता है कि मई के पहले हफ्ते तक आईसीएमआर बार बार अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फॉर्म से वो डेटाबेस भरवाता रहा। उसके चक्कर में स्टेट्स में जो फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ है वो परेशान होता रहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मुझे अगर आप आज्ञा दे, कि ये एक हेल्थ से मिनिस्ट्री से गई हुई चिट्ठी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो बोलती है, ये अप्रैल आखिरी और मई के शुरुआत की बात है, कि ऐसा है कि अभी तक आप कागजी फॉर्म भर के हमें डेटा भेजते थे, अब ये बंद करिए, नया एप्लीकेशन हमने चला दिया है, फोन मोबाइल ऐप, इस पे डेटा डाला करें। और इसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर लोग जो अस्पताल में वो जवाब भेज रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैंने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है इतनी सारी अपनी सेफ्टी के लिए, तो मैं मोबाइल ऐप के स्क्रीन पे बटन ही कैसे दबाऊं कि कोई डेटा भर सकूं। तो ऐसी कई मुश्किलात आ रही थी और सरकार इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। अब आगे जाते हुए डर इस बात का है कि अगर आपके पास कोई क्लियर साइंटिफिक बेसिस नहीं है जिससे आप लॉकडाउन हटाएंगे, तो जो साइंटिस्ट ने बहुत डर जताया है कि जब संक्रमण दोबारा बढ़ने की आशंका ज्यादा हो जाती है अगर आप लॉकडाउन ठीक तरीके से नहीं हटाते। सरकार भी एक तरीके से फंस गई है कि लॉकडाउन एक गलत लगा दिया, जिसकी वजह से
लोगों की जिंदगी, लोगों के काम करना और उनकी कमाई पे बहुत असर पड़ा है, खास करके गरीब, जो रिपोर्टिंग आपने भी बहुत करी है। अगर नहीं हटाती लॉकडाउन तो वो मुसीबतें बढ़ेंगी, और हटा दे अब और अगर गलत तरीके से हटा दे तो संक्रमण बढ़ेगा। अब ये मजबूरी सरकार फेस कर रही है और आने वाले दिनों में इसी पे कुछ करेगी, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया अभी। राइट। आखिर में बस यही कहेंगे कि सरकार, जो आपने बात की कि सरकार ने लॉकडाउन जिस तरह से लगाया उसमें आईसीएमआर के डेटा, आईसीएमआर के तरीके का उल्लंघन किया, हटा रही है तब भी आईसीएमआर के तरीके को नहीं मान रही है। लेकिन आईसीएमआर जो अभी तक कम्युनिटी में जाकर जांच करने की बात कर रहा था, ये भी एक थोड़ा हैरान करने वाली और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मायूस करने वाली बात है कि आईसीएमआर भी लैब के डेटा पर भरोसा करके डेटाबेस बना रहा था। राइट जी बिल्कुल। देखिए, तो ये मतलब बहुत ही अजीब बात है कि आईसीएमआर एक, जैसे आपने बोला, एक रिसर्च एजेंसी है, उसकी रिसर्च तो सरकार ने मानी नहीं, आईसीएमआर को लगा दिया डेटा कलेक्ट करने में जो आईसीएमआर का काम नहीं है, और वो डेटाबेस खराब निकल रहा है। जो डेटाबेस चलाने वाली एजेंसी थी एनसीडीसी, उस पे आप निर्भर नहीं किए, और अब चौथे महीने में संक्रमण के आप बोल रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कि हमारा डेटाबेस जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं हर किस्म का डिसीजन लेने के लिए, वो सही भी है कि नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा लगता है सरकार इन लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना चाह रही है इस समय, क्योंकि जो जिस विभाग का नहीं है उसको उस विभाग का काम करवाना और उससे जानकारी दिलवाना। और अभी जैसे बयान आ रहे हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि दूसरे राज्य से मेरे यहाँ कोरोना पीड़ित आ रहे हैं, मुश्किल हो रही है, लेकिन नितिन और मृदुला की जो रिपोर्ट है उसने आपको बताया कि ये तो पहले से ही चल रहा था कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में अपना नंबर दर्ज करा रहे थे, अपना एड्रेस बता रहे थे, और तो डेटाबेस का फॉल्टी होना तो एक तरह से वो पहले ही बनना शुरू हो गया था, फॉल्टी डेटाबेस। उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी तरह से इस समस्या से बाहर निकले और उससे बाहर निकलने का वो सच। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और हमारे रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हैंडल को फॉलो करते रहिए, वहां आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी।